अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि 1 to 17 चैप्टर्स कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, थिंकिंग, पर्सनैलिटी, फ्रस्ट्रेशन, मेमोरी, ये सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम ये जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी होती हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। करंटली हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे बात करें, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और साइको डायग्नोसिस के लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। इस वजह से हमने DSM-5 TR की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम लोग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज, सेकंड स्पीच साउंड डिसऑर्डर, थर्ड वन इज़ चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फोर्थ वन इज़ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड द लास्ट वन इज़ अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। आज है एग्ज़ाम डे और आज हम देखते हैं कि जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं उसके कितने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। MCQ number 11 is a child substitutes rabbit for rabbit beyond the expected developmental age। ठीक है कि वो लेटर्स को रिप्लेस कर देता है। तो उस बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर होगा? सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर और सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, स्पीच साउंड डिसऑर्डर। ठीक है, लास्ट MCQs में हमने डिस्कस भी किया था कि बच्चा जो है वो साउंड्स को ओमिट कर देता है, रिप्लेस कर देता है या फिर डिस्टॉर्ट कर देता है। तो इट्स मीन बच्चे को साउंड्स के इश्यूज़ हैं। MCQ number 12 is DSM-5 TR required speech sound disorder symptoms to cause A. Only academic impairment, B. Functional impairment in communication, social or academic areas, C. Mild embarrassment only, D. Physical discomfort। So the correct answer is B. फंक्शनल इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, सोशल और एकेडमिक एरियाज़। ठीक है कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर के इश्यूज़ की वजह से उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और वो अपनी बात को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। 13 MCQ इज़ कि चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर कब स्टार्ट होता है? बर्थ के टाइम पे, 2 से 7 ईयर्स में, 8 से 12 ईयर्स में या फिर एडल्टहुड में। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी 2 से 7 ईयर्स की एज में चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर स्टार्ट होता है या इस दौरान में होता है। तो अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती चीज़ें। MCQ 14 is which is not a core symptom of childhood onset fluency disorder? A. Repetition of sounds or syllables. B. Prolongation of sounds. C. Abnormal pauses in speech. D. Persistence misarticulation of R and I। So the correct answer is D. Persistent misarticulation of R and I। अच्छा, बच्चा जो होता है ना वो फ्रीक्वेंट मिस आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स करता है, जिसको लेट एट भी कहा जाता है, जिसमें एल आर एस जी टी एच सी एच डी जी एच एंड जेड एच जैसे वर्ड्स आते हैं। लेकिन एज 8 ईयर्स तक इनको विद इन नॉर्मल लिमिट्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब परसिस्टेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, क्रोनिक होता है, लॉन्ग टाइम से होता है। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंट क्या होता है कि कितनी टाइम्स में वो अकर हो रहा होता है, और ये टिपिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं। तो बच्चे में परसिस्टेंस आर्टिकुलेशन ऑफ आर एंड एल नहीं होता, बल्कि फ्रीक्वेंट मिस आर्टिकुलेशन ऑफ आर एल और इस तरह के और वर्ड्स होते हैं, जिनको लेट एट कहा जाता है, और ये 8 ईयर्स तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से परसिस्टेंस मिस आर्टिकुलेशन ऑफ आर एंड एल चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के कोर सिम्टम्स नहीं हैं।
अगर आप खुद से भी इसको पढ़ना चाहते हो तो आपने DSM-5 TR के पेज नंबर 51 पे जाके इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड pauses mid-word with no sound for several seconds. This is known as speed repetition, silent blocking, phoneme distortion, and echolalia. So the correct answer is B, silent blocking. अब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। नंबर 16 इज़ DSM-5 TR diagnosis of stuttering requires symptoms to occur only in stressful situations, B, persistence for at least 1 month, C, causes functional limitation in communication, and D, be due to second language learning. तो स्टटरिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR के जो कॉज करते हैं फंक्शनल लिमिटेशन इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है कि स्टटरिंग की वजह से कम्युनिकेशन या फंक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड होती है। 17 is stuttering in DSM-5 TR is differentiated from cluttering because cluttering has rapid irregular speech rate without sound repetitions. B, cluttering involves only articulation errors. C, stuttering occurs in writing. D, cluttering begins in adulthood. So the correct answer is A, cluttering has rapid irregular speech rate without sound repetitions. ठीक है, तो जो स्टटरिंग होती है उसमें स्पेस साउंड की रिपीटेशंस होती हैं, जबकि क्लटरिंग में क्या है, स्पेस साउंड रिपीटेशंस नहीं होती। नंबर 18 इज़ विच इज़ अ कॉमन सेकेंडरी बिहेवियर इन स्टटरिंग? A, avoidance of certain words. B, persistent whispering. C, increased vocabulary. D, reading aloud fluently. So the correct answer is A, avoidance of certain words. अब अगर आप चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखो पेज नंबर 52 पे, तो आपने पढ़ा होगा कि सर्कमलोकेशन यानी जो प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स होते हैं, बच्चा उनको अवॉइड करने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट जो वर्ड्स होता है वो यूज़ करता है ताकि उसको प्रॉब्लमेटिक वर्ड ना प्रोनाउंस करना पड़े। 19 MCQs is primary feature of social pragmatic communication disorder is difficulty in grammar rules only, social use of verbal and non-verbal communication, motor speech planning, and the last one is voice speech control. So the correct answer is B, social use of verbal and non-verbal communication. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बच्चे जो हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इश्यूज़ की वजह से सोशल पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ होती है वो इनकी डेफिसिट्स होते हैं उसमें। अच्छा, कम्युनिकेशन को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन स्टोरी टेलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते और कोड वर्डिंग जो है उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो लास्ट MCQs is social pragmatic communication disorder differs from autism spectrum disorder because social pragmatic communication disorder includes repetitive behaviors. It has no restricted repetitive pattern of behaviors. Being seen adolescents affects only written language. So the correct answer is social pragmatic communication disorder has no restricted repetitive patterns of behavior. यानी सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर नहीं होते, जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। ठीक है, बच्चा एक बिहेवियर जो है उसको बार बार रिपीट करता है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे और कितने रॉन्ग थे। अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होते तो आपके सारे आंसर सही होने चाहिए थे। इसके साथ ही अपनी वीडियो एंड करते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।